27% ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होगा तो मध्य प्रदेश का पूरा बंद किया जाएगा, प्रत्येक जिला बंद किया जाएगा, सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आज वो जैन जी बोल रहा है कि भाई हमको न्याय चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। आज ओबीसी महासभा उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला कि भाई यहाँ पर मामला आना ही नहीं चाहिए, पहले आप हाई कोर्ट से आप डिसाइड करा के लाओ, तब हम सुनवाई करेंगे इसकी। अभी मोहन यादव ने बोला था कि कोई माइकल लाल हम डंके की चोट पर देंगे, क्या हसर हुआ। आज हाई कोर्ट के अंदर प्रशांत सिंह को हटा नहीं पा रहे हैं। सबको पता है कि सरकार हाई कमान से चल रही है। मोहन यादव जी हाई कमान के बिना आदेश के एक पत्ता भी नहीं लाते। मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज में ओबीसी को ही क्यों घेरा जा रहा है? क्या कैप सिर्फ ओबीसी के लिए बनाई गई है? मोहन भागवत और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद शायद दिख रहा है, इसलिए बार बार मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हाँ आरक्षण रहना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 52% आबादी को 14% रिजर्वेशन भी सही ढंग से नहीं मिल रहा, उसमें भी मेरिटोरियस में घोटाला करते हैं। आज डंकी, जैसे मोहन यादव बोल रहे हैं ना कि मैं डंके की चोट में 27% नहीं 28% आरक्षण लागू करूँगा, आज मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ कि महाधिवक्ता अपना विधि का हिम्मत बना के दे दें, 27% दूसरे दिन सभी नियुक्तियों सब हो जाए। हर एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में होता है, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट हो, लाडली बहना का हो। उन्होंने कह दिया भाई आप हर महीने 1000 1500 लीजिए ना, आप क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हम आपको दे रहे हैं ना। तो एक्सपेरिमेंट भूमि है मध्य प्रदेश की, सच्चाई हम मानते हैं सबको। आरएसएस नागपुर से नहीं, आजकल मध्य प्रदेश चल रहा है। तो ये जो आरएसएस लॉबी है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि देखिए जो सामान्य प्रशासन विभाग में भी लोग बैठे हुए हैं, वो गुमराह कर देते हैं। महाधिवक्ता तो गुमराह करता ही है। देश भर में ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां उनको 27% रिजर्वेशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक राज्य है। मेरे साथ ओबीसी विजय कुमार हैं। लगातार ओबीसी महासभा को इन लोगों ने बनाया, उसके साथ आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। ओबीसी के ही एक और नेता हैं, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम कमलेंद्र सिंह है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। तो ये कमलेंद्र जी हैं। अभी मामला आप लोग का 27% वाला क्लियर नहीं हुआ है? देखिए, मैं ओबीसी आरक्षण को लगभग पिछले 7 वर्षों से लीड कर रहा हूँ और मैंने 2-2 साल लगातार दिन रात गर्मी ठंडी बरसात मैंने इस आंदोलन को चलाया भी है। अब जो पिछले 7 वर्षों में घटनाएं हुई हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में उसका विवरण देना चाहता हूँ। ये सभी जो शिवराज के टाइम में कम से कम चार ऐसी भर्तियां थे जिसमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिला भी था। सरकार का जब मन पड़ता है तो 27% रिजर्वेशन दे देती है, जब मन पड़ता है 13% पद होल्ड कर देती है, जबकि 27% ओबीसी आरक्षण का कानून बना हुआ है। तो सरकार इस प्रकार से जानबूझकर मनमानी कर रही है। दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी ईएसबी, हमारे यहाँ व्यापम बोलते हैं, जितनी भी ईएसबी भर्ती परीक्षाएं लेता है, सभी भर्ती परीक्षाओं में जो 18,105 जो याचिका थी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दोनों जगह से खारिज हो चुकी थी, जिसके तहत सभी भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई थी। जब दोनों जगह से याचिका खारिज हो गई तब भी ओबीसी के बच्चों को नियुक्तियां जानबूझकर नहीं दी गई। तो इस प्रकार से लिंगर ऑन किया जा रहा है। आप 6 वर्षों तक हाई कोर्ट में मामला चला, उसके बाद वहाँ का जो महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह, जानबूझकर जब ये मामला सुलझने लगा, जस्टिस सुरेश कुमार चीफ जस्टिस थे, सुरेश कुमार कैद जी, तो जब ये मामला का निपटारा पूरी तरह से करने लगे तो इसने रातों रात 90 से ज़्यादा पिटीशनें कहाँ ले आए, सुप्रीम कोर्ट लाए, जबकि मामला बनता ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट लाने का, क्योंकि वहाँ से डिसाइड नहीं हुआ था। तो रातों रात इन्होंने 90 से ज़्यादा पिटीशनें कहाँ लाए, सुप्रीम कोर्ट में लाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, टॉप ऑफ द बोर्ड लगा। फिर जब जो यहाँ पर जस्टिस नरसिम्हा जी थे तो ओबीसी के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की, सभी तरह से तार्किक रूप से पक्ष रखा। तो जस्टिस नरसिम्हा जी ने 3 बार बोला कि उन्हें हम अंतरिम राहत दे के सभी पिटीशनें हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दें। तो जो भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने सीधे सीधे ओबीसी आरक्षण का, आज मेरे पास वीडियो भी रखा हुआ है, ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। बोले नहीं, हमको अभी यही टाइम चाहिए।
तो इस प्रकार से लिंगारान करते रहे। अभी कहाँ मामला है? सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुनिए, तो वही तो बोल रहा हूँ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला कि भाई यहाँ पर मामला आना ही नहीं चाहिए, पहले आप हाई कोर्ट से आप डिसाइड करा के लाओ, तब हम सुनवाई करेंगे इसकी। तो देखिए किस प्रकार के एक महाधिवक्ता पूरी सरकार को गुमराह करके रखा है जानबूझकर, जबकि कहीं पर कोई कानूनी रोक थी ही नहीं। जिस याचिका के तहत नियुक्तियां रोक के रखी थी वो मतलब खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। फिर सभी याचिकाएं कहाँ गई? हाई कोर्ट गई, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर। तो ये इस प्रकार का दोहरा रवैया आप देखिए, लगातार 15 दिन तक सुनवाई हुई। हमारे पास 2011 के भी आंकड़े हैं, महाजन कमीशन की रिपोर्ट भी है। मतलब ऐसी विषय आयोग ने भी ऐसे मतलब कई परिस्थितियां हैं जो मध्य प्रदेश में जिसको ओबीसी आरक्षण आराम से दिया जा सकता है। और दूसरी चीज जो हमारे वकीलों ने तर्क रखा कि पूरे देश में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन लागू है वो वर्टिकल लागू है। मतलब जब वर्टिकल लागू है तो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन है, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो ऑलरेडी क्रॉस हो गया। जब आप 50% कैप का जो मामला है इसको जज साहब ने भी एक्सेप्ट किया है कि जब वर्टिकल लागू है यहाँ मध्य प्रदेश में 10% तो 60% की लिमिट तो ऑलरेडी हो गई। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज में ओबीसी को ही क्यों घेरा जा रहा है? आप एसटी एससी को भी उसी प्रकार दे रहे हैं आरक्षण, ईडब्ल्यूसी को ही दे रहे हैं। क्या कैप सिर्फ ओबीसी के लिए बनाई गई है? आप सोचिए कि मध्य प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो 90 के दशक में पूरे देश में हो गया। आज मध्य प्रदेश में 52% आबादी को 14% रिजर्वेशन भी सही ढंग से नहीं मिला, उसमें भी मेरिटोरियस में घोटाला करते हैं। तो वहाँ तो ओबीसी मुख्यमंत्री है पिछले 20-22 साल से, और ओबीसी के लोग वोट दे रहे हैं, सरकार चुन रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी आरएसएस यही काम तो करती है भाई, वो सामाजिक समीकरण से साधती है और फिर उन्हीं के जो आरएसएस मनुवादी के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं। मेरे साथ विजय भाई हैं, आपने लीगल समझ लिया। ओबीसी महासभा बनाते मैं पिछले 10-12 सालों से जानता हूं, जब से नेशनल दस्तक शुरू हुआ। विजय भाई, मैं तो आंदोलन पर ही बात करूंगा आपसे, कहाँ तक पहुंचा बहुजन मिशन? देखिए आपने लंबा समय दिया है। देखिए जागरूकता आई है, आज जो परिवर्तन दिख रहा है, जंतर मंतर पे दिख रहा है, भोपाल में दिख रहा है, ग्वालियर में दिख रहा है, झारखंड में दिख रहा है। कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जो लड़ाई बाबा साहब, फुले साहब, गौतम बुद्ध से चालू हुई थी वो अब ज़मीन पर थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। और अब युवा, खासकर पिछड़े वर्ग के लोग ये बोलने लगे हैं कि हाँ हमारे साथ में सामाजिक अन्याय हुआ है। वो खुल के ही बात कर रहे हैं। आज जैन जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात हो रही है, आज वो जैन जी बोल रहा है कि भाई हमको न्याय चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। आज ओबीसी महासभा उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अभी 20 जुलाई को भी भोपाल में हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। वो बहुत स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश का मुखिया जब पिछड़े वर्ग से है, शिवराज सिंह पिछड़े वर्ग से थी, उमा भारती ओबीसी से थी, बाबूलाल गौर ओबीसी से थे, तब भी सबसे बड़ी दुर्दशा मध्य प्रदेश की दुखदाई ये है कि पिछड़ा वर्ग ही अपने लिए संघर्ष कर रहा है। उमा भारती बीच बीच में बोलती रहती हैं। उमा भारती अब कहीं ना कहीं साइडलाइन है और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं। यदि मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उमा भारती जी से निवेदन है कि खुल के आइए ना भाई, आप पिछड़े वर्ग का दर्द है। आपके नाम पर एक नारा लगाता है सुखलाल जी ने कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। उमा भारती जी आई, लेकिन आज कहाँ लड़ पा रही हैं? थोड़ी थोड़ी पिंच दे देती हैं। देखिए नेताओं की अपनी मजबूरी है। शिवराज सिंह जी भी मंचों से बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। अभी मोहन यादव ने बोला था कि कोई माइकल लाल हम डंके की चोट पर देंगे, क्या हसर हुआ। आज हाई कोर्ट के अंदर प्रशांत सिंह को हटा नहीं पा रहे हैं। सबको पता है कि सरकार हाईकमान से चल रही है। मोहन यादव जी हाईकमान के बिना आदेश के एक पत्ता भी नहीं लाते। तो स्थिति आरएसएस का गढ़ है मतलब मध्य प्रदेश, तो माना जाए कि आरएसएस की सहमति नहीं है। तो वो सबको पता है। मोहन भागवत तो रोज कह रहे हैं कि आरक्षण रहना चाहिए। देखिए मोहन भागवत और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद शायद दिख रहा है, इसलिए बार बार मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हाँ आरक्षण रहना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है भाई। एकल पदी व्यवस्था बना दी, आप बताइए ना। आरक्षण आप दे भी देंगे, 50% केप हटा भी देंगे, तो भाई सिंगल रोस्टर पर चला रहे हो आप। भाई 100 पद निकाल रहे हो, सिंगल कॉलेज में निकाल रहे हो, सिंगल जिलेबाज निकाल रहे हो, तो रिजर्वेशन खत्म हो गया ना आपका ऑटोमेटिक। तो आप लोग का अभियान कितना दूर तक पहुँचा? आप तो सुने ओबीसी देश भर में
में आपका बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साउथ से लेके नॉर्थ में अभी हम लोग कहीं ना कहीं ओबीसी मूवमेंट को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हो पाए हैं। बिहार चूँकि हमारी महापुरुषों की भूमि है, और बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, आपका हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़, तमाम सारी जगह ओबीसी महासभा संगठन अभी काम कर रहा है। और निस्संदेह हर जगह पे जहाँ भी अन्याय हो रहा है जमीनी स्तर पे, भाई गाँव में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, नौकरियों में खराब स्थिति हो रही है, तो ओबीसी महासभा लड़ रहा है। आज हर स्तर पर देखेंगे तो पूरे देश भर के अंदर ओबीसी महासभा पिछड़े वर्ग की एक बहुत बुलंद आवाज बन के उठ रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? आपने आरएसएस का नाम लिया, मैं बता रहा हूं कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जो हैं वो सवर्ण लाबी से आते हैं। वो मध्य प्रदेश के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं और लोकसभा की टिकट की दावेदारी भी। अभी जज नहीं बने हैं ना, अभी सरकारी वकील ही हैं। लेकिन जब एक महाधिवक्ता जो अपना ओपिनियन सरकार को भेजेगा तो उसको फॉलो करना पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। अब मैं आज डंकी, जैसे मोहन यादव बोल रहे हैं ना कि मैं डंकी की चोट में 27% नहीं 28% आरक्षण लागू करूँगा, आज मैं डंकी की चोट में बोल रहा हूँ कि महाधिवक्ता अपना विधि का हिम्मत बना के दे दें, 27% दूसरे दिन सभी नियुक्तियों सब हो जाए। मोहन यादव पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? मोहन यादव पर देखिए क्या है ना कि अभी वो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई नई सब चीज़ें हैं, उनको सारी चीज़ें की आइडिया नहीं है कहाँ पर कैसे क्या सिस्टम है। तो ये जो आरएसएस लॉबी है मध्य प्रदेश में बहुत हावी है, क्योंकि देखिए जो सामान्य प्रशासन विभाग में भी लोग बैठे हुए हैं वो गुमराह कर देते हैं, महाधिवक्ता तो गुमराह करता ही है, तो इस प्रकार से वो गुमराह कर देते हैं कि हम कितना स्कूल कॉलेज पहुंच पाया ओबीसी के बच्चे, कितने पहुंच पाया अगर मध्य प्रदेश की बात करें? देखिए स्कूल कॉलेज की स्थिति ये, सरकारी स्कूल बंद होने का कारण पे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मोहन सरकार कुछ भी कहे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दिखाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि गाँव में आज 22 साल के 25 साल बीजेपी को हो गया, अभी रामराज नहीं आया है। अरे रामराज आ गया ना, वो चाहते हैं ना रामराज में पिछड़े वर्ग के लोग ना पढ़े हैं, सरकारी स्कूल बंद हो जाए, कॉन्वेंट स्कूल पे जाएं, करोड़ों लाखों रुपए की फीस कौन भरने वाला है भाई? आज इतनी आईएएम्स है या आपका जितनी भी आईआईटीज कॉलेज है, फीस बढ़ रही ना भाई, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं भाई, सरकार ठेके पे चल रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश दो लेबोरेटरी है आरएसएस की, वहाँ एकदम सरकार बनना ही बनना है। देखिए हर एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में होता है, छोटा से छोटा एक्सपेरिमेंट हो, लाडली बहना का हो, उन्होंने कह दिया भाई आप हर महीने 1000 1500 लीजिए ना, आप क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हम आपको दे रहे हैं ना। तो एक्सपेरिमेंट भूमि है मध्य प्रदेश की, सच्चाई है, हम मानते हैं सबको। आरएसएस नागपुर से नहीं, आजकल मध्य प्रदेश चल रहा है, और कहीं ना कहीं भोपाल के अंदर जो मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं वो निसंदेह आरएसएस के एक रबड़ स्टाम्प है। जब तक हाईकमान दिल्ली से ऑर्डर नहीं, कांग्रेस बीच में आई थी कुछ दिनों के लिए, तो कमलनाथ ने भी कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे। कमलनाथ ने बहुत अच्छी बात कही, सरकार ओबीसी आरक्षण का नाम बनाई, हम लोगों ने आंदोलन किए, खुद हम लोग 28 लोग जेल में रहे 5 दिन, तब जाके मार्च 19 में उन्होंने दिया। वो भी ऐसा दिया कि एक साइड से दिया, दूसरी साइड से उन्होंने कोर्ट में लगा दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा एक ही थाली की चट्टी बैठे, देखो दोनों मिलकर खेल रहे हैं। आज ना जीतू पटवारी के काम रुकने वाले हैं, ना सिंगार के रुकने वाले हैं, ना आज किसी के काम नहीं रुक रहे हैं। दतिया हारने से कुछ असर पड़ेगा बीजेपी? देखिए दतिया तो एक कहीं ना कहीं लॉलीपॉप में रूप में कांग्रेस को दे दिया है, सरकार सिस्टम के अंदर बहुत काबिज है, और हम चाहते हैं कि थर्ड फ्रंट मध्य प्रदेश में बने भाई। कहीं ना कहीं जैसे अभी एएसपी ने जो थोड़ा सा वहाँ दमकम दिखाई दामोदर भाई के साथ में, हम लोगों ने भी कहा कि भाई जहाँ सामान्य या वहाँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जनरल कैटेगरी की लॉबी ही हावी है, मतलब निसंदेह कांग्रेस हो या भाजपा। भाई आज देखिए ना जितने भी मोनोपोली बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो सब उन्हीं लोग हैं भाई। वो नहीं चाहते कि सरकार, आप विपक्ष नेता दो, आदिवासी बना दिया मुख्य सरकार को, ओबीसी नाम पे मोहन यादव में, लेकिन उनके पॉलिसी मेकर कौन है भाई? प्रशांत सिंह कौन है भाई? आज वो क्यों हाईकोर्ट में अपनी पक्ष नहीं रख रहा सरकार का? रखता तो शायद हमारे जो बच्चे इतने ओबीसी की क्या हालत है? लोग कह रहे हैं कि स्थिति सुधरी है, रीवा हुआ में लोग जागरूक हुए। नहीं, जागरूकता आई है, निसंदेह जागरूकता आई है। पिछले 10 साल के पीछे हम जाते हैं तो जब अपने आप को लोग ओबीसी नहीं मान रहे थे, जाति से जमात की लाइन जो हम चला रहे हैं उस पर कहीं आया। आज 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 हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे युवा, हमारा हर व्यक्ति, हमारा संगठन आज ओबीसी की बात कर रहा है, खुल के कह रहा है कि वहाँ समाज सुन रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। अब देखिए पर्टिकुलर कुर्मी, यादव, बघेल, जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी वो बात करते हैं कि ओबीसी की बात करेंगे, लेकिन कोर्ट टिकट नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा टिकट भाजपा ने दी, विधानसभा में जातिगत रूप से कुशवाहा समाज को, यादव समाज को, पटेल समाज को, अन्य जातियों को भी टिकट दी। भाई जाति से लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं और जाति के रूप में लोग वहाँ एक बड़ी आबादी है ओबीसी की।
देखिए लोधवी आपका जो दमोह सागर वाला बेल्ट है जिसको बुंदेलखंड बोलते हैं, वहाँ पर बहुत संख्या में है। प्रहलाद पटेल हैं, उमा भारती, ये उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। और निसंदेह चूंकि उनके लोग मंत्रालय में रहे, मंत्री पद में रहे, तो झुकाव तो रहता है। बार बार क्या होता है, 27% रिजर्वेशन नहीं करवा पा। देखिए प्रहलाद पटेल तो खुल के देखते विरोध करते ही हैं। आज हम शिवराज सिंह जी की बोलते हैं, उनके दोनों बेटे कहाँ पर हैं बताइए, एक जैन के यहाँ, एक बंसल के यहाँ है। हमारे प्रहलाद पटेल जी ओबीसी के नाम पे सब कुछ लाभ ले रहे हैं, उनके बेटे की शादी कहाँ हुई है, समझिए ना भाई। क्लास, शादी ब्याह तो निजी क्लास और कास्ट दो अलग पहलू है। एक लेवल के बाद में ये क्लास में चले गए सभी लोग। क्या लग रहा है कोर्ट से आप लोग को अब दूसरा रास्ता क्या है? सड़क पर संघर्ष भी आप लोग कर रहे हैं, कोर्ट तो जो देना होगा देगा, कोर्ट में तो आपके जज हैं ही नहीं। निश्चित तौर पर अगर 27% ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होगा तो मध्य प्रदेश का पूरा बंद किया जाएगा, प्रत्येक जिला बंद किया जाएगा, सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जो भी हमसे सड़क में उतरना हो, जो भी करना हो, सब कुछ। आंदोलन का समय आगे वापसी हो गई है, देखिए तो आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए। बिल्कुल कोशिश है, और शांतिपूर्वक से संवैधानिक तरीके से। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, हम भी संवैधानिक रूप से मांग रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं भी सड़क, चुनाव कब है अभी मध्य प्रदेश में? देखिए 28 लास्ट में चुनाव है मध्य प्रदेश में, और देखना इस बार परिस्थितियाँ चेंज होंगी। पिछड़ा वर्ग का और ये जो माहौल चल रहा है, युवाओं के अंदर जागृति आई है, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए ओबीसी के कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में 50% कैप के बहाने देश की सबसे बड़ी आबादी 60%, और ओबीसी एससी एसटी जब मिला देते हैं आप तो 85% आबादी होती है। वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आज़ादी के 75 साल बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जो हाशिए पर लोग हैं और उनका जो संवैधानिक अधिकार है उससे आपको रूबरू कराया जाए। और विजय भाई लगातार जो हैं वो ओबीसी महासभा का आपने नाम सुना होगा, अब लगभग देश भर में ओबीसी महासभा जो है वो पहुंच गया है, और मजबूती से वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी बात उठा रहा है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।